रिपब्लिक डे था, गणतंत्र दिवस का समारोह, ये बीजेपी का इंटरनल मैटर नहीं है, ये देश का है, ये राष्ट्रीय पर्व है। बीजेपी सत्ता में रहते हुए उसका मैनेजमेंट देखती है केवल। तो मैनेजर को यह अधिकार नहीं है कि वो परंपराओं को तोड़े। कोई आप अगर किसी के घर में कोई समारोह है, तो वो टेंट लगाने वाला और कुर्सी लगाने वाला नहीं तय करेगा कि कौन कहां बैठेगा। ये राष्ट्रीय पर्व है, एक बात। दूसरी बात राजीव जी ये है कि ये बात राहुल गांधी और कांग्रेस की तो है ही नहीं। ये बात है 66 हिंदुस्तान की। एनडीए को 44% लोगों ने वोट दिया है, बीजेपी को 36% लोगों ने वोट दिया है। तो अब सबसे जो जो ज्यादा बड़ा वोट शेयर है वो 66% है, जिसके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है। तो ये 66% हिंदुस्तान का अपमान है कि उनको आप आगे, राहुल गांधी का व्यक्तिगत मामला है ही नहीं। मामला तो ये कि आप लोकतंत्र को कैसे देख रहे हैं, आप संवैधानिक परंपराओं के प्रति आपका क्या अप्रोच क्या है आपकी। और एक आखिरी बात कि मेरे घर अगर कोई आए राजीव जी, और मैं खुद सोफे में बैठ जाऊं और आने वाले मेहमान को मैं स्टूल दूं, तो सवाल मेरी शिक्षा और मेरे संस्कार पर खड़े होते हैं कि मुझको मेरे बड़ों ने क्या संस्कार दिए, मेरी शिक्षा क्या है, मेरे नैतिक मूल्य क्या है। आने वाला व्यक्ति तो हमारा मेहमान है, उसको हम जहां बैठाएंगे वहां बैठ जाएगा। तो मोदी जी ने अपनी शिक्षा और अपना संस्कारों का परिचय यहां दिया है। राहुल गांधी का इसमें व्यक्तिगत अपमान नहीं, अपमान किसी का हुआ है तो 66% हिंदुस्तान का हुआ है, जिसने कि विपक्ष को वोट दिया है। राहुल गांधी अकेले कांग्रेस के नेता लोकसभा में नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष हैं। एक बात। दूसरी बात, जो 38 पद्म भूषण अवार्ड दिए गए जहां चुनाव है, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, असम, एक पैनिक दिखाई दे रहा है, घबराहट दिखाई दे रही है मोदी जी में। और उनको लग रहा है कि ये सारा जो पिछला उनका जो वो काम है, दक्षिण भारत की उपेक्षा करना, वो इन पद्मा अवार्ड से वो रिपेयर कर देंगे। यानी अभी 10 दिन पहले आपके चुने हुए गवर्नर संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों के विधानसभा का बाइकआउट किया उन्होंने, दक्षिण भारत में, केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। कैबिनेट का लिखा हुआ अभिभाषण पढ़ने से मना कर दिया। जी। तो आप उन प्रदेशों की चुनी हुई सरकार, उन प्रदेशों को अपने चुने हुए गवर्नर से, नियुक्त किए हुए गवर्नर से अपमान करवा रहे हो। कहीं भाषा के नाम विभाजित करते हो, हिंदी थोपने की बात करते हो। मोदी जी केरल जाते हैं तो केरल की तुलना सोमालिया से करते हैं, जो भारत का सबसे शिक्षित राज्य है। फिर आप सोचते हैं कि हम पद्मा अवार्ड दे देंगे तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने मनरेगा के फंड रिलीज नहीं किए हैं, आपने टैक्सेस के पैसे रिलीज नहीं किए हैं। आप दक्षिण भारत जो जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, उसको उसके उसके अनुपात में आप सेंटर का पैसा नहीं जाता है, योजनाओं में पैसा नहीं जाता है। उनके मुख्यमंत्रियों का सम्मान नहीं होता है, उनकी संस्कृति का सम्मान नहीं होता है। और उसके बाद आप 2 3 4 लोगों को पद्मा अवार्ड दे दोगे तो आप सोचोगे कि आपने वहां के चुनाव जीत लिए। तो मुझे लगता है कि कोई एक घबराहट है कि किसी तरीके से 2025 में क्या हुआ था, क्योंकि मोदी जी राजनीति कर रहे हैं तो हम भी राजनीतिक विश्लेषण ही करेंगे ना इस मामले में। जी बिल्कुल। तो 2024 में 240 में सिमटने के बाद 2025 में कुछ चुनाव जीते गए, 24 और 25 में,
और वो जो घाटा हुआ था, जो परसेप्शन खराब हुआ था, जो कमजोरी दिखाई दी थी, उसको बराबर करने का काम हुआ। हालांकि वो सारे चुनाव विवादित हैं, सारे चुनाव में इलेक्शन कमीशन का एक भूमिका है और गड़बड़ियां हैं, सवाल खड़े हैं उसमें। हम लोग भी उन सारे चुनाव में गए थे, हम लोगों ने भी देखा कि नतीजे वैसे नहीं है जैसे दिख रहे थे। अब 2026 के जितने चुनाव हैं उनमें एक असम को छोड़ के और पुडुचेरी में पार्टनर के जरिए सरकार को छोड़ के बाकी कहीं सरकारें नहीं है। रिकॉर्ड बताता है कि जहां सरकार नहीं है वहां चुनाव आप नहीं जीत पाते हो। झारखंड का एग्जाम्पल हमारे सामने, महाराष्ट्र में सरकार थी, आपने मैनेज कर लिया। झारखंड में सरकार थी, आप नहीं कर पाए। बिहार में नीतीश कुमार थे, सरकार थी, पार्टनरशिप में आपने मैनेज कर लिया चुनाव। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल में आपकी सरकारें नहीं है। आप चुनाव हारोगे, उसके बाद मोदी जी के ऊपर तमाम तरीके के सवाल खड़े होंगे। अंदर पार्टी के अंदर जो विरोध दिखाई दे रहा है, जो जिसको डबल इंजन कहा जा रहा है, वो डबल इंजन अब बड़े हो गए हैं। चाहे वो महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हों, दोनों दिल्ली की तरफ आना चाहते हैं। तो ये सारे जो चीजें हैं वो बढ़ जाएंगी अगर 2026 के चुनाव वैसे नहीं गए जैसे 2024 और 25 के विधानसभा चुनाव गए। इसलिए ये पैनिक नजर आ रहा है, जो पैनिक और घबराहट पद्मा अवार्ड तक में दिखाई दे गई। माहिर सरकार अब मानी जाएगी क्या ये नरेंद्र मोदी की सरकार? देखिए, सुनील जी भी कह रहे थे कि आप ये लिस्ट देखिए पद्मा अवार्ड्स की, तो आपको पता चल जाएगा कि चुनाव कहाँ है। तो 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। 2027 में मायावती की जो लंबी डिमांड है कि काशीराम को भारत रत्न दिया जाए, वो हो जाएगा। पंजाब में चुनाव होगा तो ज्ञानी जैल सिंह को मिल जाएगा मरणोपरांत भारत रत्न। कोई पद्म विभूषण या पद्म भूषण कैप्टन अमरिंदर सिंह को मिल जाएगा। तो ये लिस्ट हम लोग एक बना सकते हैं। जी, अगले साल जहां चुनाव है वहां पे किनको किनको अवार्ड मिलेंगे, वो लिस्ट हम अभी से प्रकाशित कर सकते हैं और कोई भी इस लिस्ट को गेस कर सकता है। निश्चित तौर पे अगले साल जब हम लोग ये बैठेंगे यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे, तो आपके ऊपर जो लिखा होगा कि काशीराम को भारत रत्न मिला। आज भी मायावती जी ने डिमांड किया है और मिलना चाहिए काशीराम को, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो अगली बार जरूर मिल जाएगा। इतने वर्षों में नहीं मिला, लेकिन अब मिल जाएगा। तो ये बड़ा प्रेडिक्टेबल पॉलिटिक्स है मोदी जी की। और उसमें दूसरी बात जो राजीव जी ये है कि गणतंत्र दिवस में जो हम लोग कल भी हम लोगों ने चर्चा की कि भारत का संविधान देश को एक जोड़ने का काम करता है, यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी, बराबरी की बात करता है। अभी जो प्रकाश हिंदुस्तानी जी बता रहे थे वो संविधान विरोधी काम है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता हूँ कि केक, पेस्ट्री और पैटीज जो है वो कितना हिंदू है और कितना गैर हिंदू है, वहां बिकेगा क्या। लेकिन वो बेकरी है, वो बेकरी का चलन तो कहाँ से आया हमको मालूम है। लेकिन उसके अलावा आप लगातार बंटवारे की बात करते हैं, लगातार विभाजनकारी नीतियां हैं आपकी, समाज को तोड़ने का काम करते हैं। संविधान आपको कह रहा है कि बराबरी दो, आप गैर बराबरी की बात कर रहे हैं। संविधान कह रहा है कि सबका सम्मान हो, गरिमा हो, तो आप गरिमा छिन्न भिन्न करने की बात करते हैं। तो ये एक मोदी जी की जो राजनीति है, देखिए राजनीति करना सबका अधिकार है, जो राजनीतिक में है राजनीति करेगा, लेकिन किस कीमत पर। समाज को तोड़ के, देश को कमजोर करके, एक दूसरे समाज में बैर बढ़ा के, भाईचारा खत्म करके। तो ये अगर इस कीमत पर राजनीति करनी है तो एक खराब दौर है
इसको भविष्य के इतिहासकार लिखेंगे कि इस एक ऐसा भी दौर हिंदुस्तान में आया था जहाँ पे राजनीति इस स्तर तक गिरी थी कि समाज को तोड़कर और बंटवारा करके वोट हासिल किए जाए, ध्रुवीकरण किया जाए। और इसके इसके लिए मोदी जी को भविष्य के इतिहासकार याद करेंगे। जैसे मनमोहन सिंह ने कहा था कि इतिहास उनके साथ न्याय करेगा, तो इतिहास ने तो उनके साथ जीवित रहते न्याय कर दिया था। मोदी जी के साथ भी इतिहास बहुत न्याय करेगा, जिसके लिए ये जाने जाते हैं, जो राजनीति 11-12 साल में उन्होंने की है और उसके पहले भी गुजरात में जो उनका बैकग्राउंड रहा है, तो इतिहास उनको इसी ढंग से देखेगा। देखिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद यही एक इच्छा रहती है कि इतिहास आपको कैसे याद करेगा। तो मोदी जी ने अपने कार्यकाल में बता दिया है कि इतिहास उनको कैसे याद करेगा। चुनाव जीतते रहेंगे आप, कोई ज्ञानेश कुमार लगा के, कोई राजीव कुमार लगा के, उसको इतिहास नहीं याद करता। इतिहास बहुत बेरहमी से इन सब चीजों को डील करता है। जी राजीव जी। जी जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इतिहास किस ढंग से डील करता है, लेकिन इतिहास के पन्ने जो रोज़ हम बना रहे हैं, जो आज का है वो कल इतिहास हो जाएगा और उसमें